हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सारे टर्म्स को एंड करा था और मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे मेंडल से पहले के कंसेप्ट्स को। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्री मेंडलिज्म कंसेप्ट, यानी मेंडल से पहले क्या कंसेप्ट दिया गया था। तो उसे हम बोलेंगे प्री मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट, यानी मेंडल से पहले, मेंडल ने जो भी लॉज दिए उससे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था उसे हम देखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, हम सारे मेंडल से पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट को नहीं डील करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, तो उन्हें हम डील करेंगे। सारे के सारे प्री मेंडलिज्म कंसेप्ट को डील नहीं करेंगे। इन जो भी प्री मेंडलिज्म कंसेप्ट है उनमें सबसे पहला हम देखते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है, तो पहले हम इसे समझते हैं फिर हम लिखेंगे। इसमें होता क्या है, यानी ये जो कंसेप्ट दिया गया इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो पेरेंट्स होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, और वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है। यानी जस्ट इमेजिन मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, तो मेल पेरेंट का जो भी कैरेक्टर है और फीमेल पेरेंट का जो भी कैरेक्टर है वो आपस में मिक्स हो जाता है। कब? फर्टिलाइजेशन के टाइम में, और वही नेक्स्ट जनरेशन को क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें मिक्स्ड कैरेक्टर आएंगे पेरेंट के। ऐसा इस इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग बोला गया। क्या बोला गया? बोला ये गया कि कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट, get blend यानी मिक्स हो जाना, मिक्स at the time of, कब? at the time of fertilization के दौरान ऐसा हो रहा है, at the time of fertilization, and this blend यानी मिक्स्ड कैरेक्टर जो है, मिक्स्ड कैरेक्टर is transferred to the next generation को ये क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है ना, ये बोला गया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यानी कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट गेट ब्लेंड यानी मिक्स्ड at the time of fertilization, and this blend character is transferred to the next generation is called, इसे ही हम क्या बोलते हैं, blending inheritance बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, blending inheritance। ठीक है, बट ये तो बोल दिया गया, ये कंसेप्ट दे दिया गया, बट इसके कुछ ऑब्जेक्शंस निकल के आए। ऑब्जेक्शन क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्शन हम समझते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आया, जो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ऐसा होता कि मेल और फीमेल पेरेंट का कैरेक्टर मिक्स हो जाता और मिक्स कैरेक्टर ही बच्चे में आता, ऑफस्प्रिंग में आता, अगर ऐसा होता तो जरा सोचिए, वैसे पेरेंट जिनका जो मान लीजिए जो मेल पेरेंट है अगर वो डार्क कलर के या इंटरमीडिएट कलर के हैं, और जो फीमेल पेरेंट है वो फेयर कलर की है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो उसका नेक्स्ट जनरेशन हो, जो उसका चाइल्ड हो, वो इंटरमीडिएट कलर का हो या उनके कैरेक्टर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। मतलब वो फेयर भी हो सकता है, यानी गोरा भी हो सकता है, डार्क कलर का भी हो सकता है और इंटरमीडिएट कलर का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट है ऐसा अगर होता इनकेस, जरा सोचिए तो क्या होता,
अगर डार्क पेरेंट है, दोनों डार्क पेरेंट है तो कैरेक्टर मिक्स हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन होता और ज्यादा डार्क होता, ठीक है। या अगर हम बात करते एक पेरेंट फेयर है एक पेरेंट डार्क है, तो हमेशा क्या होता है, इंटरमीडिएट कलर प्रोड्यूस होता। बट ऐसा तो होता नहीं है ना, क्या होता है, जो डार्क कलर के बच्चे भी होते हैं, फेयर कलर के भी होते हैं, इंटरमीडिएट कलर के भी होते हैं, चाहे पेरेंट्स का कलर जो भी हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या आया कि ऑफस्प्रिंग of a dark and fair parent, offspring of a dark and fair parent can be, कैसे हो सकते हैं, can be dark भी हो सकते हैं, fair भी हो सकते हैं, and intermediate कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट दिया गया है उसको क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। एक और ऑब्जेक्शन है इससे रिलेटेड, उससे भी आपको क्लियर समझ में आएगा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है उसे हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कैरेक्टर देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन हम देख रहे हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, वो क्या है, एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है समझते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे आप देखते होंगे शॉर्ट टेल्ड बेबी, वैसे कुछ बेबी होते हैं जिनका टेल होता है छोटा सा, तो शॉर्ट टेल्ड बेबी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ में ह्यूमंस के अंदर हाइपर ट्राइकोसिस का केस, हाइपर ट्राइकोसिस। इसमें क्या होता है, एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना जो होता है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, पिन्ना, इस पे आपको हेयर दिखते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना, ठीक है। एंड कभी कभी आप देखते हो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पिन्ने को काफी ज्यादा मूव करा पाते हैं, ठीक है ना। सो उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पिन्ना। बहुत लोगों में देखने को इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो जरा सोचिए, अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो ये जो कैरेक्टर्स है, जितने कैरेक्टर्स है, वो अचानक से किसी ऑफस्प्रिंग में नहीं आते। आप देखते होंगे, जरूरी नहीं है कि जिनमें हाइपर ट्राइकोसिस देखने को मिल रहा है या शॉर्ट टेल्ड बेबी आपको देखने को मिल रहा है या जो पिन्ना को मूव करते हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर भी ये कैरेक्टर हो। होता क्या है, अचानक से ये बहुत सारे जनरेशन के बाद अपीयर हो जाते हैं। ये हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर है जो अचानक से किसी ऑफस्प्रिंग में आ गया, जो कि इमीडिएट पेरेंट में उनके पेरेंट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग में मिलता, ठीक है ना। सो इस पॉइंट को हमें यहां लिखना है। एटाविज्म कहने का मतलब सडन अपीयरेंस, यानी अचानक से सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जो हमारे पूर्वजों का कैरेक्टर था, ठीक है ना। सो सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर किस में हो रहा है, ये इन इमीडिएट पेरेंट, सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग में ये आ रहा है कैरेक्टर जो कि एब्सेंट है, विच इज एब्सेंट इन किसमें एब्सेंट है, जो पेरेंट है इस ऑफस्प्रिंग के उसमें, यानी इमीडिएट पेरेंट, तो हमें इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिसके कारण ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ और भी सपोर्टिंग थ्योरीज जो है उन्हें देखते हैं। यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सपोर्टिंग थ्योरीज जो मेंडल से पहले दिया गया था। हम यहाँ लिखेंगे सपोर्टिंग थ्योरीज क्या क्या दिया गया था। तो सबसे पहला जो थ्योरी दिया गया था, हालांकि थ्योरीज तो बहुत सारी दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें जानना
जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है दैट इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इसे हम क्या बोलते हैं? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है इसे और हम क्या बोलते हैं? होमनक्यूलस थ्योरी। इसे और हम क्या बोलते हैं? होमनक्यूलस थ्योरी। एंड ये जो थ्योरी है ये किसने दिया था? तो साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्वामरडैम। स्वामरडैम, उन्होंने ही क्या दिया था? इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला ये गया है कि जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऑलरेडी मिनिएचर यानी छोटे फॉर्म में गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन सिर्फ उनका डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यानी बोला क्या गया है कि इंडिविजुअल्स आर ऑलरेडी present in miniature form inside the gamete, और इस मिनिएचर फॉर्म को ही क्या बोला जाता है? होमनक्यूलस, कॉल्ड होमनक्यूलस। फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन ओनली स्टिमुलेट देयर डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन सिर्फ इनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, देयर डेवलपमेंट। तो आज तो हमें पता है कि क्या होता है गैमेट में, तो पहले के लोगों को ये चीज नहीं पता था। तो आज हम लोग अगर ये पढ़ते तो हमें हंसी आती कि अगर ऐसा होता तो बिल्कुल ही चेंज होता इंडिविजुअल्स में। इंडिविजुअल्स जब जन्म लेते तब से ही बहुत हेल्दी होते, वेल डेवलप्ड होते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पहले की थ्योरी है जो किसने दिया है? स्वामरडैम ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग बोला इन्होंने क्या कि जो गैमेट्स हैं उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसर है वो मिनिएचर फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन से सिर्फ उनका डेवलपमेंट स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो ये पहला थ्योरी। दूसरा दिया गया पैनजेनेसिस थ्योरी। पैनजेनेसिस थ्योरी, ये किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। इन्होंने क्या बोला कि सर्टेन बॉडी पार्ट्स रिलीजेस पैंजीन। बच्चों, पैंजीन एक तरह से आप बोल सकते हो एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इन्होंने बोला हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या रिलीज करते हैं? पैंजीन रिलीज करते हैं, विच आर, जो कि एक साथ इकट्ठा होता है, विच आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म गैमेट। जो एक साथ इकट्ठा होकर के क्या फॉर्म करते हैं? गैमेट। और उसी से क्या प्रोड्यूस होता है? विच प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। ठीक है ना। सो ऐसा किसने बोला? डार्विन ने बोला पैनजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग। यानी उन्होंने बोला हमारे कुछ बॉडी पार्ट है जो पैंजीन रिलीज करते हैं और जो इकट्ठा होकर के गैमेट बनाता है, और यही गैमेट नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होता है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया गया, दूसरा पैनजेनेसिस थ्योरी दिया गया। इसके बाद एक और थ्योरी है, सपोर्टिंग थ्योरीज जो जरूरी है पढ़ना, विच इज इपीजेनेसिस थ्योरी। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उस थ्योरी को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो सपोर्टिंग थ्योरी था विच इज इपीजेनेसिस थ्योरी। और इस थ्योरी को दिया किसने था? इसे दिया था के.एफ. वॉल्फ ने। के.एफ. वॉल्फ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
केएफ वॉल्फ ने ये बोला जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स कंटेन मास ऑफ undifferentiated mass of undifferentiated cells of living substance जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, which has capability of forming new individual. यानी इपीजेनेसिस थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि जो गैमेट्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड मास है लिविंग सब्सटेंस का, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ लिविंग सब्सटेंस. Gamete contain mass of undifferentiated cells of living substance which have capability of forming new individual, जिनके पास नए इंडिविजुअल फॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना. तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, ये भी कहना गलत है. तीन जो हमने थ्योरीज देखा वो तीनों के तीनों थ्योरी का अभी हम सब जानते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं ये तीनों के तीनों थ्योरी क्या थे, बेसलेस थे, ठीक है ना. बट आगे इसमें चेंजेस आते गया, फिर आया मेंडलिज्म. तो अब हम आगे देखेंगे मेंडलिज्म का कंसेप्ट, मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए और किस तरह से उन्होंने वर्क किया. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेंडलिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेंडल के सारे कंसेप्ट जो दिए गए हैं वो पूरे के पूरे जेनेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म. बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा मटेरियल लिया. तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो इन्होंने लिया था वो हम यहाँ लिखेंगे. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा लिया था इन्होंने? जो एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल लिया था वो था गार्डन पी. और आप सब लोग जानते हैं गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना. पाइजम सेटाइवम साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का. तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए. क्रोमोसोम नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि गार्डन पी का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है तो ये होता है 2n = 14. यानी टोटल नंबर कितने होंगे, 7 पेयर प्रेजेंट है यानी 14. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि मेंडल ने गार्डन पी को ही सिलेक्ट क्यों किया. व्हाट इज द रीजन फॉर सिलेक्शन. गार्डन पी को सिलेक्ट करने के लिए रीजन क्या था, रीजन फॉर सिलेक्शन. अगर हम देखें रीजन क्या है गार्डन पी को सिलेक्ट करने का, तो मेंडल का जो सबसे पहला रीजन था इसको सिलेक्ट करने का, ये जो गार्डन पी है ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है. तो ये कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल है. तो इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों मिल जाएंगे, इसलिए इन्होंने इसे चूज किया. बाइसेक्सुअल एंड ऑल्सो एनुअल प्लांट है. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में ये सारे टर्म्स, ठीक है ना. इसी कारण सबसे पहला रीजन तो ये. दूसरा, इसे कल्चर मीडियम में प्रोड्यूस करना बहुत इजी होता है. तो नेक्स्ट इज इजी टू कल्चर. दूसरा रीजन सिलेक्शन का क्या है, आसानी से आप इसे कल्चर मीडियम में प्रिपेयर कर सकते हो. तीसरा रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा रीजन ये था कि ये जो गार्डन पी है ये इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट है तो सेल्फिंग कराना भी इजी होता है और क्रॉसिंग कराना भी इजी होता है. तो यहां हम लिखेंगे सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग. अब बच्चों, सेल्फिंग क्रॉसिंग क्या होता है ये हम लोगों ने टर्म्स जो डिस्कस करा हुआ है हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. तो सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग आप वहां से समझ लीजिएगा. सेल्फिंग और क्रॉसिंग कराना इजी होता है हुआ इसीलिए
इन्होंने इसको सेलेक्ट किया गार्डन पी को। नेक्स्ट रीजन, ये जो है गार्डन पी, इसके बड़े सारे वैरायटी है, तो एक और ये भी रीजन है जिसके कारण इन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज इसके मिलते हैं जिसके कारण इसने इसे सेलेक्ट किया मेंडल ने। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो रीजन है वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर फॉर्म, बहुत सारे सीड्स ये फॉर्म करता है, ये भी रीजन है इसे सेलेक्ट करने का, ठीक है ना। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बाय मेंडल। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। सो क्या क्या रीजन है, पहला तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट है, इजी है, कल्चर मीडियम में आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। सेल्फिंग क्रॉसिंग कराना इसमें इजी है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो सेल्फिंग भी करा सकते हैं आप, और क्रॉसिंग तो इजी है ही, क्रॉसिंग भी करा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज, इसके बड़े सारे वेराइटीज हैं और ये बहुत सारे तरह के सीड प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई मेंडल ने गार्डन पी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में यूज किया। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है रीजन फॉर सिलेक्शन, क्यों मेंडल ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया, तो बोर्ड में भी पूछा जाता है, इवन नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट और देखते हैं कि इन जो गार्डन पी लिया इनके कैरेक्टर क्या क्या थे और ट्रेड्स क्या क्या थे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया, गार्डन पी। तो अब हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन सी कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। मेंडल ने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर सेलेक्ट किए वो थे 7, और 7 कैरेक्टर में नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे, 14। बच्चों, कैरेक्टर और ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, यहाँ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है प्लांट हाइट, बट ट्रेड क्या होगा, टॉल हाइट है या ड्वार्फ हाइट है, ठीक है। तो ट्रेड्स यहाँ क्या हो गए, 2, एक कैरेक्टर इसके 2 ट्रेड, इसीलिए 7 कैरेक्टर तो कितने हो गए, 14 ट्रेड्स, ठीक है ना। तो यहाँ हमें ये याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि प्लांट हाइट जो है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कैरेक्टर उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टॉल है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ है, आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आप मेंशन कर दिया। इधर जो भी हम लिख रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, और ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है ना। सो प्लांट हाइट की बात करें तो टॉल डोमिनेंट और रिसेसिव क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। ये कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की बात करें तो डोमिनेंट कलर वॉयलेट और रिसेसिव कलर व्हाइट। ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1। अगेन फ्लावर या पॉड पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट एक्सियल पोजीशन होगा और रिसेसिव कैसा होगा, टर्मिनल पोजीशन होगा। ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर 4। अगेन पॉड शेप की बात करें तो जो डोमिनेंट होगा वो होगा इन्फ्लेटेड, और जो शेप होगा रिसेसिव विच इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर अगेन 4। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है शीड शेप। शीड शेप की बात करें तो डोमिनेंट होगा राउंड एंड रिसेसिव होगा रिंकल्ड, और ये किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर 7। उसी तरह पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव, क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट है। और ठीक इसका उल्टा सीड कलर। सीड कलर की बात करें तो येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अब बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे कितने कैरेक्टर्स है, तो कितने कैरेक्टर्स है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 1, 2 और 3 कैरेक्टर हमें क्रोमोसोम नंबर 4 पे दिख रहे हैं। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से कैरेक्टर, तो प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर या पॉड पोजीशन हो गया, या पॉड शेप हो गया। उसी तरह क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने कैरेक्टर, तो 2 कैरेक्टर, एक सीड कलर और दूसरा फ्लावर कलर, ठीक है ना। उसी तरह क्रोमोसोम नंबर 7 पे कितने कैरेक्टर, 1, और क्रोमोसोम नंबर 5 पे कितने कैरेक्टर, 1। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 7 कैरेक्टर। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये जो टेबल यहाँ पे हमने बनाया है वो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे किसी तरह का कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। सो इसीलिए ये जैसा लिखा हुआ है, जैसा टेबल आप के फॉर्म में मैंने आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही आपको लर्न करना है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मेंडल के लॉज।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल के लॉज के बारे में। तो देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा कि मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल। कौन कौन सा? सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो लॉ इन्होंने दिया था दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर सेकंड जो लॉ मेंडल ने दिया था वो कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे और हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। समझेंगे जब हम लॉ पढ़ेंगे तो देखेंगे इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। एंड थर्ड जो लॉ था उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो 3 लॉ है ये किसने दिया है? मेंडल ने दिया है। बच्चों ये दोनों जो लॉ है ये बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे तभी हम इस दोनों लॉ को समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तभी इजीली हमें समझ में आएगा। और ये जो तीसरा लॉ आप देख रहे हैं ये किस पे बेस्ड होता है? तो बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड है ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों? तो हमें बस यही ध्यान रखना है, मेंडल के 3 लॉ हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो दोनों लॉ है, पहला जो 2 लॉ है वो किस पे बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। और तीसरा जो लॉ हम देख रहे हैं विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे के लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फिर इससे रिलेटेड लॉज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।